अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीम। मार्का हक के बाद अभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात का सिलसिला है, जिसे हम डिस्कस भी करते रहते हैं, वो तो अपनी जगह और उस पर जाहिर है, जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि सिफारतकारी का एक बड़ा आला सतह का वफ्द है, उसकी ब्रीफिंग्स भी जारी हैं और वो जाकर दुनिया में भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की नफी भी करेगी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने पेश करेगी, खुसूसन भारतीय रियासती दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन एट होम ऑफ कोर्स बड़े प्रेसिंग इशूज़ हैं। पाकिस्तान की मईशत जो मौजूदा हुकूमत कहती है अब मुस्तहकम है और बड़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। आने वाले बजट के हवाले से अब हुकूमत का दावा ये है कि IMF का जो जायज़ा मिशन यहाँ पर मौजूद था 19 मई से, उसका विजिट भी कंक्लूड हुआ है, एलामिया भी जारी हुआ है और एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि किसी किस्म का कोई भी दबाव IMF की जानिब से बजट के हवाले से नहीं दिया गया। दिफाई बजट में इजाफा भी किया जाएगा और अवाम को हर सूरत रिलीफ भी देने का कहा गया है। अलबत्ता जो डॉन न्यूज़ ने भी खबर दी है उसमें यह कहा है कि अहदाफ जो हैं, बजट अहदाफ पर मुकम्मल इत्तेफाक IMF के साथ नहीं हो सका, लेकिन यह ऐलान ज़रूर किया गया है कि बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जो एलामिया जारी किया गया है उसमें उसी किस्म की बातें हैं जो हम हमेशा सुनते हैं, जिसमें हुकूमत के अखराजात के हवाले से, महसूलात को बढ़ाने के हवाले से बातचीत की गई है। अलबत्ता ये ज़रूर ख़बरें हैं कि मौजूदा हुकूमत ने कई जगहों पर रिलीफ का तकाजा किया है, जिस पर यह जवाब दिया गया है कि उन सेक्टर्स को स्टडी करके, डेटा देखकर और उस पर जवाब दिया जाएगा। अगरचे दबाव नहीं है तो फिर हुकूमत को शेयर करने की भी क्या ज़रूरत है, वो खुद ही ये फैसले ले सकती है। आने वाले बजट में क्या वो वादे जो मौजूदा हुकूमत करती आई है और खुसूसन इनकम टैक्स के हवाले से कि सैलरीड क्लास की जो है वो टैक्स में अब इस मरतबा रिलीफ दिया जाएगा और दीगर शोबों के अंदर जो रिलीफ का तकाजा किया जा रहा है वो दे सकेगी हुकूमत या नहीं, क्योंकि मईशत जब मुस्तहकम है और इशारिये भी बेहतर हैं तो फिर इसकी गुंजाइश क्या मौजूद है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस से डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मिफ्ता साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जो जायज़ा मिशन आया बजट पर, ज़ाहिर है डिस्कशन हुआ है और हमारी खबर के मुताबिक तमाम अहदाफ पर इत्तेफाक तो नहीं हो सका, लेकिन एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, क्या वाकई आप ये देखते हैं कि IMF का कोई दबाव नहीं होगा एंड हुकूमत बड़े जिसे कहते हैं अपनी मर्जी का बजट या जैसा वो चाहती है वो देने के लिए इस वक्त इस पोजीशन में है? शुक्रिया नादिया। देखें, ये पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में एहसन साहब ने ये बात कही है। ये बात तो एकदम गैर मुनासिब है अगर आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल फिस्कल पॉलिसी पे इनका दबाव नहीं है या मॉनेटरी पॉलिसी पे इनका दबाव नहीं है। मेरे ख्याल से ये जरूर कह सकते हैं कि डिफेंस की पॉलिसी पे उनका कोई दबाव नहीं है, वो बात ठीक है वहां तक। लेकिन जो हम टैक्स के टारगेट्स करते हैं, किसको टैक्स लगाते हैं, कितना टैक्स लगाते हैं, इस पे बहुत ज्यादा IMF की इंटरफेरेंस होती है, माइक्रो मैनेजमेंट होती है। और अब तो आपने देखा था कि IMF सिर्फ फिस्कल पॉलिसी पे नहीं बल्कि गवर्नेंस इश्यूज पे भी बात कर रहा है और अभी जो एक कंडीशन लगाई है उसमें ये कि जो गवर्नेंस का वो देंगे हमको एक फ्रेमवर्क अभी, उसके ऊपर भी हमको पेशरफ्त करनी होगी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे। तो ये तो एकदम सरासर गलत बात है कि IMF का दबाव नहीं है। और इनफैक्ट हुकूमत वाले जब बजट लगाएंगे और नए नए टैक्स लगाएंगे और जब मैं और आप बात करेंगे इसकी, तो वो कहेंगे देखो ये तो मजबूरी थी IMF की, ये तो मजबूरी थी IMF की। तो वो बहुत सारी बातें हैं जो आएंगी सामने। ये कहना कि IMF का दबाव नहीं है, आई थिंक ये हकीकत से दूर है बात। ठीक है, तो मिफ्ता साहब, जो बातें जो एलामिया आया उसमें उसी किस्म की बातें हैं जो मेरा ख्याल से हम कब से सुनते आ रहे हैं। अब मैं ये सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ठीक है हम कर्ज प्रोग्राम में हैं और हमें बहुत सारी शराइत भी माननी पड़ रही हैं, लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर बार बार ये कहा जाता है कि अखराजात को कम किया जाए, हुकूमती अखराजात को कम किया जाए। ये कौन से अखराजात हैं जो हुकूमत नहीं कम कर सकती या उसके हाथ में नहीं है, या आप समझते हैं कि कर सकती थी नहीं किए? बिकॉज ये तो खैर बड़े छोटी सी बात होती है कि पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज बढ़ा दी, बट देयर आर अदर थिंग्स दैट दे कुड हैव डन व्हिच दे हैव नॉट डन। उस पर ज़रा नाज़रीन को बताइएगा जो नहीं हुए। देखिए, दो किस्म के हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ सकती हैं। पहला कि स्ट्रक्चर जो अखराजात कम होते हैं कि PSDP है। पिछले साल इन्होंने PSDP 1150 अरब रुपए रखा था, जो कि 65% इजाफा था एक साल पहले से।
तो जाहिर है कि 65% इजाफा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और पीएचडीपी के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे एमएनएस को फंड्स दिए जाते हैं, एमपीएस को फंड्स दिए जाते हैं। वफाक में पंजाब हुकूमत ने हर एमएनए को 35 करोड़ रुपए दिए, वफाक ने हर एमएनए को 25 करोड़ रुपए दिए अपनी पार्टी के और पीपल्स पार्टी के, तो वो उसके ऊपर खर्च करते हैं 60-70 करोड़ रुपए, उसमें उनको कमीशन मिलता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये टाइप के खर्चे तो आप कम कर सकते हैं ना। सैलरीज तो ये चलो एक इतना बड़ा आइटम नहीं है। उसके बाद देयर आर स्ट्रक्चरल रीजंस व्हाई हमारा बजट डेफिसिट है। हमारा जो 8,000 अरब रुपए का डेफिसिट है, 8,500 का, इसको खत्म करने के लिए हमको अपना टैक्स कलेक्शन 26,000 पे लेके जाना पड़ेगा। जाहिर है हम 26,000 पे नहीं ले जा सकते, हम 12,000 पे नहीं पहुंचे। तो हम क्या करें? तो पता चली कि पंजाब और सिंध के पास 1-1 खरब रुपए से 1-1 हजार अरब रुपए से ज्यादा बैंक में पड़ा हुआ है। इतना इनके पास पैसा है। तो हम सूबों को थोड़ी सी अगर फंड्स कम कर दें, एनएफसी अवार्ड को देख लें, तो उससे बड़ी बचत हो जाएगी। जो आप टैक्स देती हैं शैम्पू पे, साबुन पे, शरबत पे, हर चीज के टैक्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये सूबों पे पास पैसे जा रहे होते हैं जो बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स रेज करने के पैसे खर्च कर रहे होते हैं। ना तो वो लोकल गवर्नमेंट तक लेके जाते हैं पैसे के, तालीम या सेहत पे खर्च, वो पता नहीं किस चीजों पे खर्च कर रहे होते हैं। सिंध हुकूमत 3500 रुपए खर्च, 35,000 अरब रुपए खर्च कर, 3500 अरब रुपए खर्च करती है, हमको तो नजर ही नहीं आते। सो बहुत सारी ऐसे इस्लाहत हैं बजट में। उसके बाद आपकी जो कंपनियां नुकसान करी जा रही हैं, इस एसओई 800 अरब रुपए का, जो उस साल में नहीं लेकिन इवेंचुअली हमको भरना पड़ता है, वो आप निचकारी नहीं कर रहे। जो आप रेलवे के ऊपर 109 अरब रुपए का रेलवे को आप सब्सिडीज दे रहे हैं, उसकी तरफ आप निचकारी की तरफ नहीं जा रहे। ऐसे बहुत सारे अखराजात हैं सब्सिडीज में, ग्रांट्स में, कि जिसको आप कर्टेल कर सकते हैं, कि जिससे सब्सटेंशियल पैसे बच सकते हैं। लेकिन जो नंबर 1 टारगेट है वो मेरे ख्याल से पीएचडीपी होना चाहिए। वो मतलब मैंने नहीं ख्याल है कि 200-300 अरब रुपए से ज्यादा होना चाहिए। वो इंटर प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स ही करना चाहिए वफाक को। और सूबों को भी अगर थोड़े से कम पैसे दें तो उनके भी पीएचडीपी में, उनके भी एडीपीज पीएचडीपीज के अंदर पैसे बच सकते हैं। लेकिन हर बजट से पहले आपको याद होगा कि जो इत्तेहादी जमातें होती हैं वो तो अपने अपने प्रोजेक्ट्स लेकर जाती हैं। दे ऑल वांट के वफाक उसको फंड भी करे। मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए ये जो बात आपने 18वीं तरमीम की भी की, एनएफसी अवार्ड की आप करते आए हैं, आईएमएफ भी कहता है कि सूबे अपने अखराजात कम करें, अपने महसूलात, अपने जो रेवेन्यूज हैं उसके एवेन्यूज बढ़ाने चाहिए। वो हमारे सूबे क्यों नहीं कर पा रहे मिफ्ता साहब? व्हाट इज इट? आई मीन वी आर नॉट केपेबल ऑफ दैट, या हम सिर्फ रिलाई करना चाहते हैं? जैसे आपने कहा सरप्लस पड़े हैं पंजाब के पास भी, सिंध के पास भी, और फिर भी वो विफाक की तरफ देखते हैं। देखिए, जो इत्तेहादी जमातें, जो हम कहते हैं ना कि वो प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं, तो सिर्फ इत्तेहादी जमातें नहीं, हुकूमत के एमएनएस भी वो प्रोजेक्ट्स अपने लेकर जाते हैं और वो भी करवाते हैं। वो एक रीजन जो बजट डिले हुआ है 2 तारीख से 10 तारीख तक, वो इसलिए कि इस वक्त रिव्यू हो रहा है पीएचडीपी का, और जो जितने भी एमएनएस लगे हुए हैं हुकूमत के, वो अपने अपने प्रोजेक्ट्स डलवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमको फंड रिलीज नहीं हुए लास्ट ईयर के। बहुत सारे इस वक्त जो है वो यहाँ पे सियासत हो रही है इस्लामाबाद में। एंड वेदर दे आर वायबल और नॉट, दैट डज नॉट मैटर। No, of course not. मतलब you think we do viable things in Pakistan? This is where we would be if अगर हम viable चीजें करते। तो मतलब 3 साल से हमारी रियल कैपिटल जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई है, हम viable चीजें थोड़ी कर रहे होते हैं। हम तो पॉलिटिकली एक्सपीडियंट चीजें कर रहे होते हैं, जो सियासी तौर पर चीजें कर सके। वायबल चीजें करनी हो तो जो 1-2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं, उनको पहले पढ़ाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और काम करें। बिल्कुल तो लेकिन हम तो वो काम नहीं करते। खैर, कमिंग बैक, देखें सूबों को एक दुनिया का फिस्कल पॉलिसी का एक उसूल होता है कि जिसको पैसे खर्च करने की अथॉरिटी हो उसको टैक्स जमा करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, ताकि उनको पेट में दर्द हो उनको कि यार देखो किसी से हम टैक्स दे रहे हैं। अब 2-3 टैक्स आपने सूबों को दिए क्योंकि आपको कभी वो रिकवर ही नहीं करने थे। एग्रीकल्चर टैक्स आपने सूबों को दे दिया, एग्रीकल्चर इनकम, और सिंपली बिकॉज की एग्रीकल्चर लॉबी होती है असेंबली में, उन्होंने कहा सूबे को दे दो, टैक्स नहीं लगेगा हमारे ऊपर। तो टैक्स बेसिकली ना होने के बराबर है। प्रॉपर्टीज के ऊपर हम टैक्स ही जमा नहीं करते, ना होने के बराबर। स्टैंप ड्यूटी जरूर जमा कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करते। अब आईएमएफ के प्रेशर पे आके कोई फिस्कल पैक्ट हुआ है और सूबों ने कुछ अपनी इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस को कुछ मजबूत किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सूबे अभी भी इस मूड में है कि वो इनकम टैक्स जमा करें एग्रीकल्चर लॉबी से, और वो एक बहुत नुकसानदेह चीज है पाकिस्तान में। ओके, रियल सेक्टर का मैं जिक्र करना चाहूंगी। ये भी सुना था हुकूमत चाहती है इस सेक्टर के अंदर कम से कम टैक्स में कुछ रिलीफ दिया जाए। यू थिंक इसकी गुंजाइश मौजूद है और इससे बेहतरी आएगी रियल स्टेट सेक्टर में? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर किसी भी सेक्टर में आप रिलीफ दे दें ना, अगर आप सीमेंट वालों को रिलीफ दे दें वो भी बेहतरी आ जाएगी, आप ट्रांसपोर्ट को रिलीफ दे दें उधर भी बेहतरी आ जाएगी। ज़ाहिर रिलीफ देंगे, किसी को पैसे जेब में बचेंगे तो उसके पास इन्वेस्टमेंट के, प्रॉफिट के, इन खर्चे के पैसे होंगे, वो तो बेहतरी आ जाएगी। लेकिन क्या वो मुनासिब है? क्या रियल एस्टेट अपने हिसाब से पैसे दे रहा है?
जिस मुल्क में तनख्वाहदार तबके के ऊपर आप 38.5% टैक्स लेते हैं, जिस मुल्क में आप डॉक्टरों से, लॉयर से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से 50% टैक्स लेते हैं, जिस मुल्क में आप मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स से 61% टैक्स लेते हैं, क्या वहाँ इसी भी तबके को और तबके को रिलीफ देना चाहिए, जबकि कि आप तनख्वाहदार तबके को रिलीफ ना दें? तो मैं समझता हूँ कि पहले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ जाना चाहिए, ये IMF भी समझता है, लेकिन हुकूमत को जो है, जो अपना काम करना था, जो दुकानदारों से पैसे लेने थे, वो ताजिर दोस्त स्कीम फेल हो गई। हम तो कह रहे थे, अब तो IMF ने भी कह दिया कि फेल हो गई। तो वो इन्होंने स्कीमें जो है ना वो नहीं की हैं इन्होंने। जो वाइट करनी थी नेक्ट को, उसमें वो नाकाम रहे हैं, और जो रिफॉर्म्स करने थे वो इन्होंने नहीं किए। तो इसलिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं कि FBR ने ना अपना इस साल का टारगेट पूरा किया है, और अगले साल के टारगेट का मतलब ये कि ये फिर थोड़े थोड़े टैक्स यहाँ कुछ बढ़ा देंगे, कुछ वहाँ बढ़ा देंगे, 2% यहाँ बढ़ा देंगे, 3% वहाँ बढ़ा देंगे, मईशत को मजीद मुश्किल में डाल देंगे। उससे इनका हुकूमत का टैक्स तो बढ़ जाएगा, लेकिन मईशत जो है वो फिर पीछे रह जाएगी। Now, what is this? देखिए, ये रियल एस्टेट की हम हमेशा बात करते हैं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ताजिर दो स्कीम हो, और फिर वो शहबाज शरीफ कहते थे हम डिजिटाइज कर देंगे, बड़ी अच्छी दुनिया की कंपनी हमने बुलाई है, और उसके बाद आप देखिएगा कैसे टैक्स कलेक्शन होगी। मुझे उनकी वो स्पीच अभी तक याद है। व्हाट इज इट मिफ्ता साहब कि हम मतलब इस माइंडसेट को चेंज नहीं कर पा रहे कि टैक्स तो देना होगा और बढ़ाना होगा इसके टैक्स बेस को। क्या चीज़ आड़े आ रही है? मतलब इतना भी क्या सेल्फ इंटरेस्ट होगा कि जो आड़े आ जाता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो डॉक्यूमेंट ही नहीं हो पाती? देखिए, ये सेल्फ इंटरेस्ट अगर हम जहां तक बात कर रहे हैं, तो कोई भी शख्स पाकिस्तान में हो, चाहे वो कोई खरबपति हो या कोई बेचारा गरीब आदमी हो, चाहे वो शैम्पू खरीदते हुए टैक्स दे रहा हो 10-15 रुपए, या चाहे वो कुछ और चीजों में टैक्स दे रहा हो, किसी को टैक्स देना अच्छा तो नहीं लगता ना। अदर थिंग बीइंग इक्वल, आई रादर हैव माय मनी इन माय पॉकेट। ठीक है, मतलब हर आदमी चाहता है कि कम से कम टैक्स दे, लेकिन ईमानदारी से। तो हम ये समझते हैं कि दुकानदारों को अगर आप टैक्स लगा देंगे और उस पर लचक नहीं दिखाएंगे, एक रीजनेबल टैक्स लगा दें लेकिन उस पर लचक नहीं दिखाएं, जैसे मैंने लगाया था 3,000 रुपए पर मंथ, तो वो कोई इतना बड़ा वो नहीं था। अब ये 5,000 रुपए तो आराम से लगा सकते थे, इन्होंने शुरू 50,000 से किया, आ गए 100 रुपए पे। सो अगर वो टैक्स लगा देते हैं तो फिर तो आसानी से हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट डरती है इन चीजों से, और डरने के बाद वो पूरी मईशत जो एक मुश्किल में है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि फिर इधर उधर टैक्स, ऑलरेडी टैक्स पीपल को बढ़ाना पड़ेगा, वो हमें नजर आएगा। कमिंग टू द SOEs जिनका आपने जिक्र किया, प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया, ये भी दिल्ली दूरस्त लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे शायद हुकूमत ये भूल गई है कि ये तो सबसे अहम चीज है जिसको करना वॉर फुटिंग्स पे था। वो PIA का भी हमने देख लिया और कितने सारे डिस्कोर्स का हमने जिक्र सुना। क्या आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ग्राउंड वर्क हुआ है कोई? देखिए, PIA में तो सारा वर्क हो गया था, और ये जानते पूछते हुए कि PIA की बैलेंस शीट में 50 अरब रुपए का होल है, मतलब यानी कि इसके असासे जो हैं वो 150 अरब के हैं, और इसके वाजिबात जो हैं वो असासे 150 अरब के हैं, वाजिबात 200 अरब के हैं। तो 50 अरब रुपए की नेगेटिव इक्विटी, ये जानते हुए भी इन्होंने इसको डाला और उसको सही नहीं किया बैलेंस शीट को, ताकि ये प्राइवेटाइजेशन ना हो सके। इनको पता थी कि कोई बिड नहीं आएगी, ब्लू वर्ल्ड को रखा हुआ इसीलिए था कि वो एक बिड जबरदस्ती डाल देगा, वरना इनको पता थी कि कोई सीरियस पार्टी की बिड नहीं आएगी। फिर अब हुकूमत से मैं ख्याल से थोड़ा सा फौज ने पीछे से उसको कंट्रोल लिया है, तो शायद इस बार PIA शायद प्राइवेटाइज हो जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और डार साहब जो प्राइवेटाइजेशन कमेटी के चेयरमैन है, इनका कोई इरादा नहीं है प्राइवेटाइज करने का। इनको अपने पास कंट्रोल रखना होता है, इनको स्टेट कंट्रोल रखना होता है। अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, कोई लोग फ्री मार्केट में बिलीव करते हैं, कोई लोग स्टेट कंट्रोल में बिलीव करते हैं। ये वो लोग हैं कि जो स्टेट कंट्रोल में बिलीव करते हैं, एक वक्त जितना भी वो कहते हैं फ्री मार्केट की बात, वो करते नहीं। ओके, और ये PMLN की पॉलिसी है, आप समझते हैं? PMLN के अंदर एक्चुअली मियां नवाज शरीफ की पॉलिसी जो एक जमाने में थी वो फ्री मार्केट की थी, लेकिन वो खुद क्यों कुछ करते नहीं थे, और सारी चीजें डार साहब को डेलीगेट की हुई थी, तो वो नहीं करते थे। इसलिए जो मोहम्मद जुबैर साहब कहते थे कि 2016-17 में उनको मना कर दिया था डार साहब ने कि आपने ना फेस्को की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, ना आपने इस ISCO की प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, जबकि मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए थे हमने उनकी कंसल्टेंट कंपनीज को, ये वो। अब वो फिर से एक शुरू कर रहे हैं। एक कानून भी इतना मुश्किल है, 460 दिन लगते हैं किसी कानून को, इस कानून के तहत किसी भी चीज को प्राइवेटाइज करने के 460 दिन पाकिस्तान में एक मुद्दत होती है। तो उसको कानून को भी सहल नहीं करते ये लोग। मेरा नहीं लगता है कि इनका इरादा है या इनकी कोई नीयत है प्राइवेटाइज करने की। अगर पीछे से प्रेशर आ जाए
और जबरदस्ती एक आध कोई यूनिट करवा दें तो करवा दे, वरना ये नहीं करवा सकती। मिफ्ता इस्माइल साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस है मिफ्ता इस्माइल साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी, साबिक वफाकी वजीर खजाना। मौजूदा हुकूमत कहती है उनकी लैंडमार्क अचीवमेंट है कि उन्होंने बिजली के जो टैरिफ है उसके अंदर पूरे कौम को रिलीफ दिया है। और हम जब ये एलामिया पढ़ रहे हैं तो उसमें बिजली की जो पैदावारी लागत है इसको कम करने का भी कहा गया है। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ बातें भी लग रही हैं मिफ्ता साहब। और दूसरा, आप मुझे बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन होगा बिजली की पैदावारी लागत को कम करना, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि एफडीआई के लिए जरूरी है कि आपकी बिजली सस्ती हो, रीजन में सबसे ज्यादा अगर आप महंगी देंगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा। तो अपनी रीजन में सबसे ज्यादा महंगी है। देखें, एक तो तरीका बड़ा आसान है लागत कम होने का, वो ये कि अगर एक बिजली चलती है एलएनजी पे या एक बिजली बनती है फर्नेस ऑयल पे मिसाल के तौर, तो अगर फर्नेस ऑयल की कीमत गिर जाती है, एलएनजी की कीमत कम हो जाती है, तो बिजली की कीमत कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें कोई बड़ी कोई गंभीर बात तो नहीं है। तो दुनिया भर में जब एलएनजी सस्ती हुई है तो जो हम बिक्की बलोकी हवेली बहादुर शाह से अंदर जो बिजली बनाते हैं वो थोड़ी सस्ती बनेगी। इसी तरह दुनिया भर में कोयले की कीमत कम हुई 2022 के मुकाबले में, तो कोयले की कीमत गिरी है, तो जो हम हब में या पोर्ट कासिम पे दीगर जगहों पे जो कोयले से बिजली बनाते हैं साहिवाल में, कीमत कम हो गई, तो ये कीमत कम हुई। इसके अलावा इन्होंने कोई 90 पैसे या रुपया कीमत कम करवाई है, वो पुराने जो कि मुशर्रफ साहब के और बेनजीर भुट्टो साहबा के जमाने में जो पावर प्लांट उनकी पॉलिसीज के तहत लगे थे, उन पावर प्लांट पे कुछ 2-4 साल रह गए थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से कोई रुपया कम हुआ है। लेकिन जो सब्सटेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है चाइनीज कोल की, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, जाहिर है, क्योंकि वो फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें, तो वो कॉस्ट तो है। लेकिन इनकी पॉलिसीज भी गलत है जिसकी वजह से बिजली इतनी महंगी है। ओके, और पेट्रोलियम लेवी का सुन रहे हैं कि शायद 100 रुपीस पर लीटर तक बढ़ाने का इरादा है। तो अभी भी जब पेट्रोल की प्राइसेस दुनिया में कम हुई, हमें कमी नहीं दी गई, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो सड़कें बनाने के लिए ज़रूरी हैं बलूचिस्तान सूबे में। अभी ही 78 रुपये और कुछ पैसे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लिया जा रहा है। अगर ये 100 रुपये तक जाता है तो ये तो आवाम की जेब में बहुत बड़ा डाका होगा फिर। देखिए, इन्होंने पहले, मैंने कहा भी था कि पेट्रोल की कीमत कम नहीं करेंगे, और ये IMF से शायद बात हुई थी, तो पहले इन्होंने जो है वो कहा कि बलूचिस्तान में सड़क बनानी है। वो पूछ लीजिएगा सड़क शायद शुरू हुई बनना या नहीं हुई, क्योंकि जब इनको सड़क बनानी होती है, पंजाब में बार बार सड़कें बनाते रहते हैं, तो उसके पैसे वफाक को मिल जाते हैं जितने भी मोटरवे करने के, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान के अंदर सड़क बनाने के पैसे इनको नहीं होते। तो इन्होंने लेवी लगा दी, लेकिन लेवी के क्या मुख्तस करा हुआ है या जनरल फंड में गए? जनरल फंड में गए, और कोई बलूचिस्तान में रोड बनना शुरू नहीं हुई। जो दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत कम हुई तो उन्होंने लेवी नहीं बढ़ाई, इन्होंने जो पुराना उधार था जो जमा हो गया था कंपनियों का, वो उतारना शुरू कर दिया, लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दी। वो रिफाइनरीज के कुछ पैसे बढ़ा दिए, कुछ ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पैसे बढ़ा दिए, हमको रिलीफ नहीं मिली। अब ये जो बात कर रहे हैं, ये अब एक इन्होंने नई रुत निकाली है, एक नया नाम निकाला है कि ये कार्बन लेवी लगाएंगे, क्योंकि कार्बन मुज़र है, तो क्लाइमेट चेंज लेवी लगाएंगे, तो 5-10 रुपए उसके नाम से ले लेंगे। तो अब ये हुकूमत ने एक नई चीज करी है कि अब टैक्स के जो है वो नाम फैंसी रख लेते हैं, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो उसके नाम से लगाएंगे। बाय द वे 78 रुपए जो अभी लेते हैं लेवी, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी भी इस पे लगती है, तो वो भी आप पैसे दे रही हैं। माय गॉड, मतलब हम वो नहीं करेंगे जो हमें करना है, जिसका सब बीन बजाते रहते हैं, लेकिन बाकी सारे फैंसी नेम्स लगाकर टैक्स देंगे। थोड़ी सियासी बात मैं आपसे करना चाहूंगी मिफ्ता साहब, IMF के हवाले से। आपने अली अमीन गंडापुर साहब का बयान देखा होगा, जो मुझे नहीं पता कि वॉज इट द हीट ऑफ द मोमेंट और व्हाट, बट इसकी सबकी कॉनोटेशंस होती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर उनके सूबे में जिनसे मुलाकात वो करवाना चाहते हैं खान साहब की रिगार्डिंग दी अपकमिंग बजट, सूबाई बजट के हवाले से, वो ना करवाई गई तो IMF की कोई भी शराइत उनका सूबा फॉलो नहीं करेगा। इस बयान को कैसे लिया जाता है? मैं PTI की लीडरशिप को और अली अमीन गंडापुर साहब को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इतना सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि उनके बयान जो हैं वो आए दिन मुख्तलिफ होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कभी खान साहब के प्रेशर में, कभी दीगर प्रेशर्स के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा टाइट होती है। सूबे से वफाक डील करती है, IMF से वफाक डील करती है, सूबे डील नहीं करते। और क्या सूबे पाकिस्तान से अलग हैं? अगर वफाक ने एक पॉलिसी करी है, सारे पैसे KP जो है, KP अपना कितना टैक्स जमा करता है, ये पंजाब अपना कितना टैक्स जमा करता है, सारे पैसे तो वफाक दे रही होती है। किस चीज की बात तड़ियां दे रहे हैं कि हम IMF की पॉलिसी फॉलो नहीं करेंगे?
कि अब तुम पाकिस्तानी नहीं हो। अगर पाकिस्तान ने एक फैसला किया है तो हर पाकिस्तानी को मजबूरन वो फैसला करना पड़ता है। हमें वो फैसला अच्छा लगे या बुरा लगे, वो कानून अगर है, लॉ ऑफ द लैंड है, तो फॉलो तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा। भारत के हवाले से ये कल के उनके जो भारतीय अखबार हैं वहाँ पर रॉयटर्स के हवाले से ये कोट किया गया कि उनकी सोर्सेज ये बता रही हैं हाईएस्ट ऑफिशियल पे कि आईएमएफ में तो वो कुछ नहीं कर सके, ऑल्दो वो चाहते थे कि ये ट्रांच ना रिलीज हो, लेकिन एट द सेम टाइम नाउ दे आर गोइंग टू कॉन्टैक्ट द वर्ल्ड बैंक कि वर्ल्ड बैंक जो है वो फंडिंग जो है वो रोके पाकिस्तान की। और फैटफ के हवाले से भी उन्होंने कहा है भारत ने कि वो कॉन्टैक्ट करेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में पुश किया जा सके। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब मतलब मोदी जी अपने बिहार के इलेक्शन की खातिर उन्होंने जो कोशिश की पाकिस्तान के अंदर, मसाजिद को शहीद किया, बेगुनाह बच्चों को मारा, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा ऐसा हुआ कि उल्टा हो गया और हमने उनके कोई मतलब 6 जहाज गिरा दिए, एक ड्रोन गिरा दिया, कोई S-400 रेडार के अंदर कोई इसका जो चीज बोर्ड रेडार होता है वो तोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दी है। अब मोदी जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है। मुझे ये पता है कि 10 मिनट पहले तक बोर्ड, IMF की मीटिंग के बोर्ड के 10 मिनट पहले तक ये कोशिश कर रहे थे। ये कोई पागल है ये लोग, मतलब सीरियसली। अभी थोड़े से बौखला गए हैं, जयशंकर साहब भी थोड़े से बौखला गए हैं, अजीब अजीब इंटरव्यूज दे रहे हैं यूरोप में जाके। मेरे ख्याल से कुछ अरसे बाद शायद इनकी अल्लाह करे कि नॉर्मलिटी आ जाए। ना IMF इनके बोलने पे रुका है, ना वर्ल्ड बैंक रुका है। पहली लास्ट टाइम जब हम फैटफ में गए थे उसमें इंडिया का बड़ा हाथ था इंस्टिगेट करने में, लेकिन आखिर के अंदर हमको दीगर यूरोपियन पावर्स जो थे वो लेके गए थे। उसके बाद हमने बहुत रास्ता तय किया है और आज जो हमारा फैटफ का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और जो काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के रिजीम्स हैं, आई थिंक ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और अब दुनिया ये भी सवाल कर रही है, क्योंकि मोदी साहब ने ये बात इंटरनेशनलाइज कर दी है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस के अंदर अगवा हुआ, हाईजैक हुआ, ये किस तरह उन लोगों को ये ट्रेनिंग मिल गई, किसने उनको ये ट्रेनिंग दे दी, ये इतना आसान तो कोऑर्डिनेशन करना नहीं होता। तो आई थिंक कि मोदी साहब को तो अब दुनिया को शायद कुछ जवाब देने पड़ेंगे इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द डे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे जो बलूचिस्तान का हमने जिक्र किया कि बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं और जो पाक भारत ताल्लुकात हैं, अब वक्त आ गया है कि दुनिया को भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हवाले से बताया जाए और उन्हें एक्शन भी लेना होगा। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ, इस पर बड़ी जामे गुफ्तगू कल DGISPR की जानिब से हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी जो मंदूब हैं सलीमा सलीम साहिबा, उन्होंने भी जो मुबाहिसा हुआ उसमें उन्होंने ये जोर दिया है कि भारत बामायनी मुज़ाकरात की तरफ आए और रियासती दहशतगर्दी बंद करे। और साथ ही उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी का भी जिक्र करते हुए ये कहा कि पानी ज़िंदगी है और पानी ज़िंदगी है, किसी जंग का हथियार नहीं है। इस पर एक जवाब भी आया इंडिया की जानिब से, जो उनके परमानेंट मंदूब हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन भारत बलूचिस्तान को क्यों इतना टारगेट करता है और जो कुछ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, जो कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, गुज़िश्ता रोज़ बड़े जामे अंदाज में, जैसे मैंने कहा कि DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें जिक्र किया गया भारतीय दहशतगर्दी का, दुनिया के सामने बताया गया कि शर्म अल शेख में उस वक्त के वजीर आजम को सबूत दिए गए, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में हम पेश हुए। इसके अलावा कुलभूषण यादव जैसा रॉ का एजेंट जो पकड़ा गया, वो सब के सामने है। फिर आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि आलमी दुनिया अभी तक पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी को इतना संजीदा उसने नहीं लिया? देखिए, इसकी वजह यह है कि भारत का एक जो उनके साथ अलायंस है, एक आलमी ताकत का वो सरोगेट है और रीजनल पुलिसमैन है, जैसा कि बाकी ग्लोबल रीजन्स में दीगर सरोगेट्स हैं। मगर ऑल सेड एंड डन इस मरतबा तो भारत को खासी सिफाती सतह पे भी नाकामी हुई है और किसी ने उसका बयानिया नहीं माना, इंक्लूडिंग वो लोग जो क्रिस्टाइन फेयर जैसे जो विजरली हेटफुल थे पाकिस्तान की जानिब, उनको बयानिया भी ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के बयानिए से मुताबिकत रखता है, क्योंकि हमारा जो इस मरतबा जो पूरा बयानिया था वो हक सच पे मबनी था और भारत एक जारहे था। दुनिया ने उसको नहीं मांगा। मगर आपका जो सवाल है उसका डायरेक्ट जवाब ये है कि ये हमें ये सोचना चाहिए कि वो ये रवैया किस कॉज, उसका कॉज क्या है। तो इसका जो बुनियादी मुहर्रक है या जो तहरीक है वो ह्यूब्रिस है, जो एक घमंड है भारत को
एक बड़ी ताकत और हेजमन होने का, और उसकी वो ख्वाहिश भी है कि पूरा साउथ एशिया उसके ज़ेरे तसल्लुत हो, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक और पाकिस्तान। तो अब ये उसने अपनी जो पॉपुलेशन है उसको भी इस कदर चार्ज अप कर दिया है, और वो लोग भी एक ऐसी कैफियत की जद में आ गए हैं कि जिसको मैं साइकोलॉजिकल जो रिवर्स कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि अभी वो लोग अपने आप को एक ऐसी कौम समझ रहे हैं जो जब भी पाकिस्तान को समझेगी उसको तरन वाला बना के उसको निगल लेगी। और यही कैफियत थी कि उनके मीडिया ने भी एक जंगी माहौल पैदा किया। और जब वो कैफियत पैदा होती है तो फिर जो डिसीजन मेकर्स हैं वो मजीद इनकरेज होते हैं, और डिसीजन मेकर आपको मालूम है कि वो गैंग ऑफ थ्री, जो मोदी साहब हैं, राजनाथ हैं, अजीत डोवल है, साथ उसके जयशंकर है। तो ये वो रवैया है जिसकी वजह से ये एटीट्यूड है। लेटेस्ट आपने तकरीर सुनी होगी बीकानेर में इसकी मोदी साहब की, जी, उसमें भी उसी ने उसी रवैये का इजहार किया है। तो ये इसकी वजह से अब उन्होंने चूंकि डायरेक्ट अटैक करके उनका ना पॉलिटिकल एम पूरा हुआ है ना उनका मिलिट्री एम, और इसलिए अब उन्होंने कोवर्ट ऑपरेशंस का सहारा लिया है। और हमें ये मालूम था क्योंकि उनके बहुत से तजिया निगार जो पुराना रॉ से जिनका ताल्लुक था, अजय सानी साहब, वो बड़ा क्लियरली उनको एडवाइस कर रहे थे कि डायरेक्ट वॉरफेयर की तरफ ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर डेटरेंस बहुत मौसर है, आप कोवर्ट वार जारी रखें। और वो उन्होंने जारी रखी हुई है, और जिसमें उस शिद्दत पैदा की है उन्होंने। तो अब ये जंग हमें खुद लड़नी है मौसर तरीके से। अच्छा, अब जब आप कहते हैं ना ये जंग, देखिए बलूचिस्तान का मैं थोड़ा जिक्र करूंगी और एक दो सवाल और हैं जो आपने अभी जवाब दिया, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगी मौसर तरीके से जब आप कहते हैं तो ब्रिगेडियर साहब क्या हमें चेंजेस लानी होंगी, बिकॉज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, एंड यकीनन बलूचिस्तान एक हॉट बेड बन गया है जहां पर भारत अपनी सारे जो मजमूम अज़ाइम हैं वो करता नजर आता है, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो चाहे बड़े पैमाने पे हो। कल जितनों का जिक्र DGISPR ने किया, चाहे वो चाइनीज़ के हवाले से हो, जाफर एक्सप्रेस हो, खुशदार के अंदर जो मासूम बच्चों की बस को अटैक किया गया, या मजदूरों का कत्ल हो, सबके पीछे भारतीय रियासत दहशतगर्दी है जिसको उन्होंने नाम भी दिया कि फितनाउल हिंदुस्तान। मैं ये जानना चाहती हूँ हाउ डू वी नीड टू चेंज द स्ट्रेटजी देन काइनेटिक? देखिए, वी हैव टू बी मोर इफेक्टिव इन काइनेटिक डोमेन, और अभी तक अगर हमने कोई थोड़ा बहुत रिस्ट्रेंट शो की हुई थी, ताकि पाकिस्तान पे जिस तरह के वो ह्यूमन राइट्स के इल्जाम लगते हैं और दीगर वो पूरा कोरस शुरू हो जाता है, तो पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, काउंटर टेररिज्म अपरेटिस है, वो डिफेंसिव तो बड़ा अच्छा वो लड़ रहे थे। अब मेरा ख्याल है कि वो उनको ये सारी रिस्ट्रेंट से आज़ाद होके फुल स्केल ऑफेंसिव की तरफ जाना चाहिए। और ऑफेंसिव का ये मतलब नहीं कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन, क्योंकि ये नेचर ऑफ वॉरफेयर, ये जो लो इंटेंसिटी है वो इस तरह है कि इसको आपने बड़ा नुआंस तरीके से जाना है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और आपको उनका जो पहले तमाम सपोर्ट नेटवर्क है उसको चोक करना है, इनके अंदर से डिफेक्टर्स को आपने इनके खिलाफ लड़ाना है, और देन यू हैव टू टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इनको एलिमिनेट करना है, इनकी लीडरशिप को डिकैपिटेट करना है। इनके जो बाहर जाके ईरान में और अफगानिस्तान में पनाह ले लेते हैं, आपने ईरान और अफगानिस्तान से बात करनी है कि वहां पे इनकी जितनी सेफ कमीनगाहें हैं हमें कोलैबोरेशन की इजाजत दें कि हम ऑपरेशन उधर तक एक्सटेंड कर लगे। अगर वो उधर जाके ये छुपते हैं तो हमारा जो लॉन्ग आर्म ऑफ आवर काउंटर टेररिज्म आर्म शुड गो देयर। तो ये अभी करने की जरूरत है, एंड देन वी शुड पुट आवर बेस्ट ऑफिसर्स बोथ काउंटर टेररिज्म में, पुलिसिंग में, ताकि वो जाके इस वक्त जो ये फितना जो हिंदुस्तान वहां पे एक्टिव हुआ है, इसकी जड़ें ही हम उखाड़ दें, और बिफोर दे कुड कम एन अटैक, इनको उनकी जो बेसिस में जाके डिसऑर्गेनाइज करें। तो वी नीड टेक्नोलॉजी, वी नीड बेस्ट मैन पावर, वी नीड कोलैबोरेशन ऑफ द कंट्रीज हु आर द नेबर्स लाइक अफगानिस्तान एंड ईरान। और के बाद हमें इनके जो सपोर्ट नेटवर्क्स है कि उनको बिल्कुल वहां से मदद ना मिल सके। अच्छा, जो देखिए अब TTP का भी बड़ा जिक्र हुआ, जैसे आपने भी कहा कि हमें ईरान और अफगानिस्तान से भी बात करनी होगी कि इनको वहां पर छुपने की जगहें ना दी जाएं। ये भी कहा गया कि TTP को भी भारत इस्तेमाल कर रहा है।
मैं थोड़ा सा इसलिए आपसे ये जानना चाहती हूँ बिकॉज यू स्टडी टेररिज्म सो मच एंड यू अंडरस्टैंड कि ये क्या इनकी साइकी है कि टीटीपी की आइडियोलॉजी तो टोटली इस्लामिक आइडियोलॉजी, और कई दफ़ा तो उन्होंने उस किस्म का इस्लाम नाफिज करने का मुतालबा किया जो कि मुमकिन नहीं था। तो ये कहाँ से भारत के हत्थे चढ़ चुके हैं, क्योंकि उनकी तो हिंदुत्व पॉलिसी है। देखिए, टीटीपी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस्लाम को एज अ सिंबलिज्म इस्तेमाल जरूर करते हैं, मगर दर हकीकत दे आर अ मॉटले कॉम्बिनेशन ऑफ ऑड्स एंड सॉर्ड्स, जो कि पैटी क्रिमिनल्स थे, कुछ वॉरलॉर्ड्स थे, और वो सारे बैंड टुगेदर हो गए। और अब वो उनका जो स्ट्रगल है, इट इज़ फॉर देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, एंड दैट इज़ कि उनको इजाज़त दे दी जाए कि वो कुछ इलाके पे अपना तसल्लुत जमा सकें। एंड दे वांट पेक्यूनरी मोटिव्स हैं उनके, ताकि वहाँ से वो रेंट एक्रू कर सके, चाहे वो गैर कानूनी जो ज़राए हैं स्मगलिंग के, चाहे वो कोई दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, ड्रग्स का बिजनेस है, चाहे वो एक्सटॉर्शन है। तो वो खुल खेलना चाहते हैं और उस इलाके में अमलदारी चाहते हैं। इस्लाम का सिंबलिज्म है, नथिंग टू डू विद इस्लाम। सो दैट इज़ वाई ये इंडिया के दरगे में आए हैं, और भारत तो शुरू से उनको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो उनको जो सपोर्ट नेटवर्क है वो मल्टीपल लेयर्स होती हैं, जिस तरीके से आप प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते हैं, और चाहे वो फिग लीफ कोई और रहे और पीछे वो सपोर्ट का चैनल बरकरार रहे। तो वो इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि टीटीपी जैसे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको भारत तो कुछ किसी और मुल्क से भी कोई इमदाद मिलेगी पाकिस्तान के खिलाफ तो वो उसको ले लेंगे। अच्छा, सो इट इज अप टू अस नाउ टू उस लिंकेज को सेवर करें। वहां पे जो जंग है, उनकी जो कमीनगाहें हैं अफगानिस्तान में, अगर टीटीपी की बात करते हैं, अफगान अबूरी हुकूमत को बावर करवाएं कि अगर आपसे काबू नहीं आ रहा, और जैसा नहीं आ रहा, लग ऐसे रहा है, तो हमें इजाजत दे दें अपनी एजेंसीज के साथ मिलके उनको विद इन अफगानिस्तान हम इनको डिस्टेबलाइज करें। दिस शुड बी द सक्सेस ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एंड आवर मिलिट्री सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, ताकि वो आप एक्सटीरियर मनूवर करके वहां से उसको बिल्कुल डिनाई कर दे, और एक्सटर्नली पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। जो हमने पुलिसिंग, हमने काउंटर टेररिज्म, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, वो काम करना है मर्ज्ड एरियाज में, वो करें। दैट इज द वे टू गो इन केपीके। और बीएलए का तो मैंने आपको बलूचिस्तान में बता दिया सर। लेकिन एक चीज, क्योंकि वी हैव वेरी लिटिल टाइम, कि हाउ टू विन ओवर द यूथ, इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है, क्योंकि कल मारन बलोच और बीवाईसी का भी जिक्र हुआ। तो किस तरह से आपको उस यूथ को भी तो वापस लेकर आना है? आप अगर ये पॉलिसी, बहुत से मुबस्सिरीन कहते हैं इससे आपकी यूथ मुतनफर हो जाएगी बलूचिस्तान में। देखिए, यूथ मुतनफर नहीं होगी, क्योंकि यूथ बीएलए के साथ नहीं है। वो वही लोग हैं जो कि वो आउट ऑफ पॉवर्टी, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो उनके साथ मिलते हैं ये, और पैसे के जोर पे उनको तोड़ रहे हैं। ये कोई यूथ की फ्रस्ट्रेशन अलोन नहीं है। यस, वेयर आई एग्री विद यू, हमें यूथ को बेटर गवर्नेंस देनी है। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है, वो सरदारी निज़ाम से भी नाला है, बिकॉज स्ट्रक्चर सारा सरदारों ने काबू किया हुआ है। इलेक्शंस वो लड़ते हैं स्वाय कोस्टल बेल्ट के। हमें ये करना है कि हमारी जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है उसको गुड गवर्नेंस देना है, जॉब्स ऑन मेरिट देने हैं, डेवलपमेंट फंड्स ऑन मेरिट देने हैं, ताकि लोगों को पता चले पब्लिक गुड्स पहुंच रहे हैं। मगर उसके साथ साथ आप तफरीक जरूर करें। अगर मौलाना हिदायतुर रहमान अगर वो कोई कर रहा है एजिटेशन, तो उसकी राइट्स बेस्ड है, वो राइट्स वो देखें वो क्या ग्रीवेंसेज हैं, तो उनका इजाला करें। महारंग अगर को उसका कोई जायज मुतालबा है तो वो करें, नाजायज मुतालबा है और जहां उसके लिंकेजेस मिलते हैं बैरूनी एजेंसीज के साथ, तो उसको भी बेनकाब करें। बिकॉज ये कार्ड ब्लांच नहीं मिल सकता महारंग को कि वो अपने बाप का बदला लेने के लिए यूथ को गुमराह करें। हमें मालूम है उनके वालिद साहब ने कितनी कत्ल गारत की, 40-50 से ज्यादा तो उन्होंने कत्ल किए थे। तो ये दुनिया को ये चीजें फैशनेबल नहीं है। इट्स डिफिकल्ट टू से दीज थिंग्स ऑन मीडिया इवन, बट दिस इज द स्टार्क रियलिटी। तो इस सारी रियलिटी से यूथ को आगाह करें, यूथ के साथ इंगेज करें, बेटर एंगेजमेंट स्ट्रेटजी स्टेट करें, और उसके साथ उनको जॉब्स दें, उनको एजुकेशन के मौके दें, पब्लिक गुड्स दें, एंड दे शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ बेनाइन गवर्नमेंट इन बलूचिस्तान व्हिच इज इन सपोर्ट ऑफ देम, और उनको उनके निर्गे में ना आने दें जो उनको पैसे और दीगर तरगीबात की बेसिस पे उनको अपनी तरफ माइल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ पर है एक ब्रेक के बाद जब हम वापस हाजिर होंगे तो सियासी फ्रंट पर कौमी यकजहती के लिए क्या हो रहा है।
वेलकम बैक। मार्का हक के बाद कौमी यकजहती का जिक्र। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि सियासी सीज फायर होना चाहिए, जबकि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं। और इसी ज़िम्न में हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि इसका आगाज़ अभी नहीं हुआ और फिर तहरीक की बातें भी चल रही हैं। इसी सब पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सियासी पत्ते दुरुस्त तरीके से खेल रहा है या नहीं। हमारे साथ इन फोकस है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अतहर काज़मी साहब। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस अतहर। मैं यहाँ से आगाज़ करना चाहूँगी कि देखिए, जो मार्का हक हुआ उसमें तहरीक इंसाफ कहती है कि वो तमाम लोग जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा जाता था, उन्होंने बखूबी भारत को बड़ी अच्छी तरीके से सोशल मीडिया पर सुनाई भी, उनको हैंडल भी किया कि उनकी आज वाह भी हो रही है और तारीफ भी हो रही है। और इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देखा, जिसकी खुद हुकूमत भी ये कहती है कि बड़ा अच्छा उन्होंने किरदार अदा किया पार्लियामेंट के अंदर भी, और एक कौमी यकजहती की जो फिजा है उसे बरकरार भी रखना चाहिए। हैविंग सेड दैट, क्या किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल स्पेस इन तमाम बातों के बाद नहीं बनी, जरा सी भी? देखिए, इसमें मेरे ख्याल में पहली दफा शायद हुकूमत को ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह आपने भी बताया कि भारत को शिकस्त हुई और उस जंग के बाद हुकूमत को ये लगता है शायद कि पब्लिक जो सेंटिमेंट है वो हमारे हक में बेहतर हुआ है। तो वो मौका जहां पे हुकूमत को पहली दफा ये महसूस हो रहा है कि उनके लिए अवामी राय आमा में बेहतरी आई है, ऐसे मौके पे क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई स्पेस छोड़ेंगे? और दूसरी इसमें जो नादिया बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे हमने देखा कि DGISPR साहब हो जाएं, फील्ड मार्शल साहब हो जाएं, जो भी बयानात सामने आ रहे हैं उसमें नौजवानों की तारीफ हो रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे नौजवानों ने जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, भारत के झूठ को एक्सपोज किया, वो बड़ी पॉजिटिव वहां से बातें आ रही हैं। लेकिन अगर आप इख्तिदार में बैठे हुए सियासतदानों को देखें तो उनका टोटल रवैया डिफरेंट है। वो अभी भी ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कुछ लोग इसमें मुल्क दुश्मन है। मरियम बीबी तो यहां तक गई, उन्होंने कहा कि जो 9 मई वाले हैं वो भारत से भी बदतर हैं। 6-7 मई को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना PTI ने नुकसान पहुंचाया था। तो मुझे नहीं लगता कि ये सूट करती है जो पॉलिटिकल स्पेस है हुक्मरानों को। शायद किसी और क्वार्टर में कोई थिंकिंग बदली हो, लेकिन मुझे फिलहाल कोई पॉलिटिकल स्पेस पैदा होती हुई नजर नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि राय आमा मौजूदा हुकूमत के लिए जरूर तब्दील हुई है, लेकिन आप ये समझते हैं कि फिर ये मज़ाकरात की जब बात की जा रही है तो देखिए, जब जिसको मज़ाकरात करने होते हैं कोई इजाज़त तो नहीं लेता, हमने सियासी तारीख में देखा है ये, लेकिन ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये ऐसा ना हो, यानी किसी किस्म के कोई मज़ाकरात ना हो। जी देखिए, एक तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब खुद भी नहीं मान रहे हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए। अब जो रिसेंटली इमरान खान साहब को मैसेजेस भेजे गए हैं उसमें उनको भी ये बताया गया कि जिस तरह भारत को शिकस्त दी गई है, चीजें ग्राउंड पे काफी तब्दील हुई हैं, तो हमें हुकूमत से मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमत की तरफ से 2 शख्सियात के नाम भी सामने आए, लेकिन इमरान खान साहब ने उसके ऊपर साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। इस्टेब्लिशमेंट से क्या राब्ते हैं? राब्ते तो हैं, बैरिस्टर गौहर साहब के भी हैं, उसके अलावा कुछ और लोग भी हैं, अली अमीन साहब भी हैं, लेकिन क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? उस तरह कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, राब्ते हैं। उधर से यही पैगाम आ रहा है कि आप हुकूमत के साथ एंगेज करें, जिसके लिए फिलहाल इमरान खान साहब तैयार नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि इस वक्त हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही है कि शायद PTI के ऊपर ज्यादा प्रेशर होगा और वो किसी कम चीज के ऊपर मान जाएंगे। तो लिहाजा उसका जो जवाब आया है, उस दिन इमरान खान साहब ने मुलाकात भी की अपने कुछ लोगों के साथ और उसके अंदर भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होंगे। अच्छा, अब लेकिन अगर लेट्स से कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होते हैं तो ज़ाहिर है फिर उनकी शराइत पर होते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी कि वो जो कह रहे हैं वो मानी जाए? क्योंकि हमने देखा है, ये बात मैंने सलमान अकरम राजा साहब से पूछी थी तो वो कहते हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो खामोशी से तमाशाई बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारे, इस पर वो कभी राज़ी नहीं होंगे। दुरुस्त कह रही हैं आप भी। और जो ये बात है कि शराइत तो यकीनन जो मुज़ाकरात करेंगे उनकी अपनी शराइत होंगी, लेकिन अगर इमरान खान साहब ने वो वाली शराइत माननी होती तो मेरे ख्याल में उसमें काफी टाइम गुजर गया है। वो शराइत क्यों, अगर उन्होंने मानना होता तो अब तक वो मान चुके होते, बनी गाला शिफ्ट होने की बातें होती रही। बल्कि जब वो गिरफ्तार नहीं हुए थे, अभी ये सारा मामला चल रहा था, 9 मई से भी पहले के जो मामला थे, उस वक्त भी इमरान खान साहब को एक ऑफर की गई थी कि
कि आप कुछ अरसा खामोश हो जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। और 2-3 सहाफियों के साथ उनकी मुलाकात थी, उसमें मैं भी बैठा हुआ था और इसके 1-2 और भी गवाए। उधर भी इमरान खान साहब ने हमें बताया था कि कल रात को मुझे ये ऑफर आई है कि तुम मुल्क से चले जाओ या कुछ अरसा ये कर लो, 2 साल बाद तुम्हारे लिए गुंजाइश बन जाएगी। तो मैं कभी भी ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अब इतना अरसा जेल में रहने के बाद इद्दत जैसा जो निकाह वाला जो केस हुआ है उनके ऊपर जिस किस्म का, फिर उनकी वाइफ भी अभी जेल में है, बाकी सब कुछ जो कुछ हो रहा है, तो अब मेरे ख्याल में दोनों तरफ से जो रंजिश थी उसमें इजाफा हुआ है। तो मौजूदा हालात में तो कोई ऐसी डील मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, आपको नहीं नजर आ रही, लेकिन फिर सवाल यही है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, आप उसकी परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब अंदर हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आए, और वो लोग जो कि तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हो गए, अली जैदी हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, वो हमेशा शाकी रहते हैं इस मौजूदा क़यादत के और कहते हैं कि ये सीरियस नहीं है, संजीदा नहीं है, वरना अब तक इमरान खान साहब बाहर आ चुके होते। देखिए, इमरान खान साहब किसी की सियासत की वजह से या आइन और कानून की पेचीदगियों की वजह से जेल में नहीं, ये सबको पता है। सियासत आप जैसी मर्जी कर लें, जिस तरीके के यहाँ पे फैसले जो कुछ होते रहे वो सबके सामने। हाँ, कुछ पॉलिटिकल चीजें हैं उसके ऊपर आप एतराज कर सकते हैं। ये जो मौजूद शख्सियात तनकीद कर रही हैं, ये तो सारी वो हैं जो कहती हैं कि जी एंगेजमेंट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इमरान खान साहब तो उस चीज के लिए खुद तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग अभी इस वक्त जमात के अंदर लोग हैं वो बड़े मुश्किल हालात से गुजर के आए हैं, उनमें आप तनकीद उन पे कर सकते हैं। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने तो देखें जेल वगैरह काटी, बाकी इमरान इस्माइल साहब तो काउंसलर नहीं बन सकते, उनको गवर्नर बना दिया गया। वो किस मुंह से मशवरा दे रहे हैं? भाई आप तो चले गए थे उधर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर, अली जैदी साहब भी वहां पे पहुंचे हुए थे। तो ये इनको मतलब वो कहते को जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं ना कि थोड़ी होती है, दे शुड नॉट स्पीक एटलीस्ट फॉर 10 ईयर। इनको तो 10 साल अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए शर्म के मारे। हाँ, फवाद चौधरी साहब ने जेल भी काटी, मुश्किल वक्त भी गुजारा, सब कुछ किया, वो जरूर उस हवाले से बात कर सकते हैं, वो जरूर करें। बाकी ये है कि क्या इस वक्त जो है वो कोई बातचीत के जरिए मसाइल हल होंगे? मुझे नहीं लगता कि फिलहाल देखें ना, हम उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है जहां पे दोनों तरफ जो है उसी तरह की जरूरियात हो, हुकूमत भी उतना ही प्रेशर फील कर रही हो। एक है जो राय आमा का प्रेशर है, और वो भारत से जो हमने जंग जीती है उसके बाद वो पॉजिटिविटी हमें नजर आती है। लेकिन ये पॉजिटिविटी भी सिर्फ एक ट्वीट की जो है ना वो खुदा ना खास्ता या एक बयान के बाद ये पॉजिटिविटी हवा में उड़ जाएगी और ये मकबूलियत जो है वो भी सबके सामने वाज़ेह हो जाएगी। तो वो ये इसमें देखें ना, डिफरेंट चीजें हैं। जो पाकिस्तान का दिफा है उस पे अवाम का सेंटीमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। जो वोट की इज्जत है उसके ऊपर अवाम का सेंटीमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन एक चीज अतर, जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी और होने को थी पहलगाम वाक़े के बाद, तो आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर पार्लियामेंट से कहते थे कि आप इमरान खान साहब को बाहर निकालें, वही लीड कर सकते हैं। अगर वो बाहर नहीं आएंगे तो कौम कैसे साथ होगी? इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है। वो तमाम चीज़ें नज़र आई कि जब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जब दिफा आती है तो मेरे ख्याल से कोई लीडर मैटर नहीं करता किसी भी पाकिस्तानी के लिए। फिर देखिए, लीडर तो वैसे कंट्रीज के लिए मैटर तो जरूर करते हैं। कोई भी लीडरशिप हो, लीडरशिप ने फैसले करने होते हैं, वो तो मैटर तो करते हैं। लेकिन बिल्कुल ये मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। डे वन से मैंने मुतअद्दिद बार ये चीज अर्ज की है कि जब पाकिस्तान के दिफा की बात आएगी, जब भारत की तरफ से एक हमला हो रहा होगा, उसमें आपको वो पॉलिटिक्स उस तरह नजर नहीं आएगी। इसको दोनों साइडों को जो है ना देखने की जरूरत है। आप देख लें, 2 जनवरी 1965 को इलेक्शंस हुए, कायदे आजम की बहन को अयूब खान ने बदतरीन धांधली करके हराया। 2 जनवरी 1965। चंद माह के बाद जंग लगी, पूरी कौम अयूब खान और हुकूमत के पीछे खड़ी होगी क्योंकि मसला मुल्क के दिफा का था और हमने उसमें शिकस्त दी भारत को। तो अब ये कहना कि जनाब ये जो दिफा का मामला है ये कोई हुकूमत की पॉपुलैरिटी है, नहीं, ये एक टोटल डिफरेंट चीज है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इससे जो है वो हुकूमत की रेटिंग ऊपर चली गई है इन टर्म्स ऑफ वोट्स, तो वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। यानी राय आमा जो हुकूमत के लिए थोड़ी बेहतर वो समझते हुई है, वो अगर दिफा के मामले में हुई होगी, लेकिन बकिया मामले जो हैं आप कहते हैं कि जूं के तू हैं, और उसके लिए ये जरूरत है कि पॉलिटिकल कंसेंसस हो, एंगेजमेंट हो। जी, तो अच्छा, बहुत से सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने सबसे ज्यादा गेन किया है, क्योंकि उनके हवाले से जो कुछ भी इस मुल्क में पोलराइजेशन के नतीजे में मैं कहूँगी जिस किस्म के रिमार्क्स आ रहे थे, अब सबकी का फोकस भी वो हैं, और जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है हमारे अफवाज पाकिस्तान की, उसके ऊपर भी सब अशश कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि दे शुड टेक द लीड और वो इसको अपने हक में इस्तेमाल कर ले अब
क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिशरी मेरे ख्याल से इस वक्त वो हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर भी अब वही हैं, तो उनको इसको ये कंसेंसस के लिए उन्हें अब पहल करना चाहिए, वरना शायद चीजें उस तरह से ना रहें हमेशा। देखिए, मुझे तो उधर से बड़ी पॉजिटिव चीजें नजर आई। डीजी आईएसपीआर साहब ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। देखिए, माजी में तो यहाँ पे ये था ना, हुकूमत का बयानिया ये था कि एक्ट सामने बंद किया हुआ है, इस पे डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, एक सियासी जमात का जो सोशल मीडिया है वो भारत से कंट्रोल होता है। वो सारा बयानिया तो कहीं पे फिर हमें हुकूमत का नजर नहीं आया। यहाँ पे डीजी आईएसपीआर साहब ने उनकी तारीफ की। फिर उस दिन जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जो एलामिया आया वो बड़ा पॉजिटिव है। और फिर जो अफवाज पाकिस्तान ने किया, वो देखिए कोई सियासी चीज तो नहीं थी, वो तो उसके लिए तो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया। और यही हमेशा से पाकिस्तानियों का एक तरह से जोम रहा है कि हमारा दिफा मजबूत है, इतना बड़ा दुश्मन है, उसके सामने वो खड़े हुए। और यहाँ पे हम चाइनीज वेपन का भी जिक्र होता रहा, जहाजों का भी जिक्र होता रहा, लेकिन असल चीज तो ये है ना कि मैदान में तो हमारे पायलट्स और हमारी अफवाज थी। तो जो उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो तो आपने देखा कि बेलौस लोगों ने मोहब्बत की। और अब जब उनका अपना जो रोल है वो उसके अंदर होंगे, तो उनको हमेशा से इससे भी ज्यादा इज्जत मिली है, इससे भी ज्यादा प्यार मिला है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये तासुर जाना, या कुछ जो हुकूमती शख्सियात हैं वो तासुर ये कायम करते हैं कि जैसे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और वो पीटीआई की लड़ाई उनके साथ है। तो ये तासुर नहीं होना चाहिए। सियासी जमातों की लड़ाई है तो वो आपस में लड़े। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इससे अलहदा करती है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वो यकीनन उनकी रेपुटेशन या फिर जो उनके हवाले से तासुर है, उसमें जो है यकीनन तब्दीली भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतहर काज़मी साहब प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।